सबको नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। पिछले वीडियो में हम राष्ट्रपति की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और अन्य शेष शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही है। इसके अलावा जो विद्यार्थी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या फिर पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके जीके का जो पेपर आता है उसके हिसाब से भी ये बहुत उपयोगी है। राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ अनुच्छेद 50 में कहा गया था नीति निर्देशक तत्वों में कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। लेकिन यद्यपि राष्ट्रपति को न्यायपालिका के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का कोई बड़ा अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ न्यायिक शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी अपराधी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, पर विलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या लघुकरण कर सकता है। अब ये दंड को क्षमा कर देने का मतलब तो होता है उस व्यक्ति को अपराध से पूर्णतः बरी कर देना, जैसे उसने अपराध किया ही नहीं था। और पर विलंब का मतलब होता है दंड को जब तक कि मामला राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए लंबित है तब तक के लिए स्थगित कर देना, अर्थात विलंब कर देना। तीसरा होता है परिहार। इसका मतलब होता है दंड की प्रकृति बदले बिना दंड को कम कर देना। परिहार में ये होता है कि दंड की प्रकृति बदले बिना दंड कम करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया तो कारावास तो उसको भुगतना पड़ेगा, दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि आजीवन कारावास को वो है 2 वर्ष के कारावास में बदल देवे। तो ये है दंड की प्रकृति बदले बिना दंड को कम करना, परिहार। एक होता है लघुकरण, इसमें भी दंड कम किया जाता है, लेकिन इसमें दंड की प्रकृति बदली जा सकती है। जैसे किसी को मृत्युदंड मिला तो मृत्युदंड को जो है कारावास में बदल दिया, तो वो क्या है कि दंड की प्रकृति बदलकर दंड कम कर देना, तो उसको लघुकरण कहा जाता है। विराम का मतलब होता है जैसे उस पर रोक लगा देना। जैसे कोई गर्भवती महिला है और उसको मृत्युदंड मिल गया तो कोर्ट ये सोचता है कि भाई इसके पेट में बच्चा है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, तो एक साथ 2 हत्याएं हो जाएंगी, तो दंड पर विराम कर देता है। या कोई विकलांग व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है, असहाय है, तो उसको मृत्युदंड मिला है, तो उस स्थिति में दंड पर विराम किया जा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान की उसकी शक्ति है, इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। राष्ट्रपति को ये जो क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत ये किन मामलों में प्राप्त है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, मिलिट्री कोर्ट ने दिया गया हो, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह करते हैं, वहाँ से सज़ा मिलती है। या फिर जो केंद्रीय सूची के जो विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, उन विषयों पर अपराध के मामलों में दंड दिया गया हो, या फिर मृत्युदंड हो। राज्य सूची के विषयों में मामलों में भी यदि मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। अब इसमें यह है कि अनुच्छेद 161 के तहत ये जो शक्ति है ये राज्यपाल को भी प्राप्त है। राज्यपाल भी दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्थिति में अंतर है। जैसे राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यद्यपि वह मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है, मृत्युदंड पर विराम कर सकता है, मृत्युदंड को प्रविलंबित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। दूसरा, सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल का जो मामला होता है, सेना के द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको राष्ट्रपति कम कर सकता है, राज्यपाल कम नहीं कर सकता। तीसरा, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध के मामलों में दंड को क्षमा करता है। राज्यपाल जो है राज्य विधि के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके मामलों में क्षमा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश विवाद 2006 में फैसला दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनंत नहीं है, बल्कि उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, और इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कारणों से नहीं किया जा सकता। अब है परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत। अब बच्चों, ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 72।
अनुच्छेद 161 के तहत कौन समाधान की शक्ति रखता है? राज्यपाल रखता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? कई बार एग्जाम में आया है, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों ही नहीं। तो आपको ये मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार है वह केवल राष्ट्रपति के पास है। अब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। जब सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मसला हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह कर सकता है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, सर्वोच्च न्यायालय उस मामले पर परामर्श दे या न दे ये सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है, और सर्वोच्च न्यायालय के उस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की मर्जी है। लेकिन यदि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मसला है और उससे संबंध में कोई प्रश्न जो है उस प्रश्न के संबंध में कोई राय मांगी गई है, कोई विधि का अंतर्निहित प्रश्न है उसके संबंध में राय मांगी गई है, तो राष्ट्रपति को द्वारा मांगी गई ऐसी राय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी ही होगी। यद्यपि उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसमें ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बड़ा विवाद हुआ था। इसमें क्या ऑप्शन गलत था? दरअसल सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों में अनुच्छेद 143(2) के तहत परामर्श देने के लिए बाध्य है। अगर कोई संसद का सदस्य है और चुनाव संबंधी कोई भ्रष्टाचार उसने किया है, गलत सूचना देकर चुनाव लड़ गया है, तो उस संसद सदस्य की अयोग्यताओं के बारे में निर्णय राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार। इसके अलावा कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? अनुच्छेद 124 के तहत वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 217 के तहत वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। इसके अलावा वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है और अनुच्छेद 145 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित नियम बनाए जाते हैं उनको वह अप्रूव्ड करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं? कि प्रत्येक साल के प्रारंभ में वह जो बजट होता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा है, वह संसद के सामने रखवाता है। इसके अलावा जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, अनुदान की मांगे हैं, ये सब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही लोकसभा में पेश की जा सकती हैं। अब इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में नहीं। धन विधेयक, अनुदान की मांगे केवल लोकसभा में ही पेश की जाती हैं। अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान भी केवल लोकसभा में होता है और वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखी जाती हैं। फिर आता है भारत की आकस्मिक निधि, वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। यह आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है। इसमें से जो राशि खर्च की जाती है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही खर्च की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का भी गठन करता है। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों का बंटवारा कैसे किया जाए इसके लिए परामर्श देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ भी हैं। वो तीनों सेनाएं, जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इन तीनों सेनाओं का वह प्रधान सेनापति होता है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति स्थापित करने की शक्ति उसके पास होती है। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है संसद के द्वारा जो कानून बना के विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति अनंत नहीं है, संसद इन शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। अभी एग्जाम में कई बार आता है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है अपने यहाँ? तीनों सेनाओं का प्रधान जो है प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी वह करता है। इसके अलावा उसके पास राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं। राजनीतिक, जैसे विदेशों में जाता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उनके राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। विदेशों से संधियाँ और जो समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि इस संबंध में मंत्रियों के हाथ में पहल रहती है और उसकी पुष्टि भी संसद द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं। 3 तरह का आपातकाल हमारे देश में लगता है। पहला है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति अगर भारत पर मान लो कोई देश आक्रमण कर देता है
युद्ध शुरू हो जाता है या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। दरअसल पहले 3 आधार होते थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया तो उसके अंदर जो है लोगों के मानवाधिकारों का काफ़ी अतिक्रमण उस दौरान हुआ, बताते हैं लोग, आलोचक कहते हैं कि काफ़ी जो है मानवाधिकारों का अतिक्रमण उस समय हुआ था। तो बाद में जब मोरारजी देसाई की जब सरकार 1977 में आई तो उसने जब 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित किया तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, बल्कि देश में अगर कहीं सशस्त्र विद्रोह है तो आपातकाल लगाया जाएगा। तो फिलहाल आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल नहीं लगता। 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। फिर दूसरी बात ये जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से ही घोषित किया जाएगा और 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदन होने के बाद वह 6 माह तक लागू रहेगा, फिर अनुमोदन कर देती है तो फिर अगले 6 माह तक ये लागू रह सकता है। इस प्रकार से 6-6 महीने करके संसद इसे बढ़ाती रह सकती है। अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया, 1971 में भारत पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था। अब एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 में। आपको याद रखना है 25 जून 1975, ये डेट भी कई बार पूछी जाती है, कब आपातकाल लागू हुआ था, 25 जून 1975। अब है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा भी कहा जाता है, संवैधानिक आपात भी कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को स्वयं के आधार पर या राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। ऐसी उद्घोषणा को संसद के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमति मिलना आवश्यक है, अन्यथा वह उद्घोषणा लागू नहीं रहेगी। अनुमोदन के पश्चात भी संसद प्रत्येक 6 माह पे उसका अनुमोदन करेगी। और किसी भी राज्य में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है संवैधानिक आपात की, और पंजाब राज्य के संबंध में ये अवधि 5 बार होगी, 5 वर्ष तक हो सकती है। देश में पहली बार सबसे पहले पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सर्वाधिक बार भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश के अंदर, भारत या उसके किसी भाग के अंदर वित्तीय स्थायित्व संकट में है, देश की आर्थिक साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा 2 महीने के पश्चात लागू नहीं होगी जब तक कि संसद उसका अनुमोदन नहीं कर देती। देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अब राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की जो उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार है, ये अनुच्छेद 361 के तहत है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपनी पद पर रहते हुए कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए उन्हें न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, उनके पद पर रहने के दौरान, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है, पद पर रहने के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं शुरू की जा सकती, नहीं चालू रखी जा सकती है। दूसरा, उसकी पदावधि के दौरान कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल को गिरफ्तार करने या कारावास के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति या राज्यपाल ने पद ग्रहण करने से पूर्व, मान लीजिए व्यक्तिगत हैसियत से कोई कार्य किया है, तो यदि पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में सिविल कार्रवाई उनके विरुद्ध चल रही हो तो पदावधि के दौरान कार्रवाई जो है उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी, और जब तक कि उसकी सूचना उसे 2 माह पहले नहीं दी गई हो। यानी सिविल मामलों में कार्रवाई हो सकती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। वो कब हो सकती है? जब पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने कोई गबन कर दिया हो, भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हों, या कोई सिविल मामलों में कोई और कार्रवाई उनके विरुद्ध चल रही हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, तो उस मामले में जो है कोई अगर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाती है तो 2 महीने पहले उसकी नोटिस उसको दिया जाएगा। राष्ट्रपति की कुछ स्वविवेक शक्तियाँ भी हैं, जैसे अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
जो है अनुच्छेद 74 में ये बात जोड़ दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसमें आगे एक बात और जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श को उसे मानना होगा। यानी राष्ट्रपति जो कार्य करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। कोई स्वयं विवेक की शक्तियाँ संविधान द्वारा राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई व्यक्तिगत कार्य करता ही नहीं है। वह राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह व्यक्तिगत हैसियत से नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है और वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी राष्ट्रपति के कार्यों के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान है, कठपुतली है, रबड़ की मोहर है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। यानी राष्ट्रपति जो है उसको कोई स्वयं विवेक की शक्तियाँ संविधान द्वारा नहीं दी गई हैं। वह जो कुछ भी कार्य करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। फिर भी कुछ परिस्थितिजन्य जो है, कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न ऐसी हो जाती है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, किया भी है। कई बार क्या होता है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, खंडित जनादेश होता है लोकसभा में, तो उस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसे 1996 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था, भाजपा सबसे बड़ा दल बन के उभरा, तो वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने अपने स्वयं विवेक का प्रयोग किया, क्योंकि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। दूसरा, लोकसभा का विघटन सामान्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह तभी तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे चौधरी चरण सिंह जो थे, उनकी सरकार मत में आ गई थी। उन्होंने उस समय जो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे उनको कहा कि आप लोकसभा को भंग करो। नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग करने से मना कर दिया। कहा पहले आप बहुमत साबित कीजिए, विश्वास मत हासिल कीजिए। अगर आप विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे तो आपकी सलाह मान के लोकसभा को भंग कर दूंगा। लेकिन वो विश्वास मत की स्थिति में नहीं थे। राष्ट्रपति ने इंतजार किया कोई दूसरा दल सरकार बना ले। उन्होंने देखा कि जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया। तो यहाँ लोकसभा के विघटन में जब प्रधानमंत्री अल्पमत में हो तो लोकसभा को भंग करना या न करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए और जो सत्ताधारी दल है वो अपना नेता नहीं चुन पाए, तो स्वयं विवेक से वह सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। जैसे 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री जो बनाया था वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाया गया था। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो दे लेकिन त्यागपत्र नहीं दे, तो राष्ट्रपति जो है सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 के तहत वह मंत्रिपरिषद की सलाह को, अनुच्छेद 111 के तहत वह संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने में अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो को प्रयोग में भी वह स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो क्या होता है, न तो किसी विधेयक को अनुमति दे, न रोके अनुमति यानी मना नहीं करे, और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाए। कोई भी निर्णय नहीं ले तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत संसद को संदेश भेजने में भी राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने संसद को संदेश नहीं भेजा है। कुछ विशिष्ट तथ्य भी हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस स्लाइड में 14 जनवरी 1950 दे रखा है। आपको याद रखना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 14 जनवरी नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था। और वो 26 जनवरी 1950 से उन्होंने कार्य करना शुरू किया, और जब तक कि राष्ट्रपति के लिए पहले चुनाव नहीं हो गए तब तक वो अंतरिम राष्ट्रपति रहे। बाद में उनको स्थायी राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पद पर रहते हुए सबसे पहले मृत्यु जो हुई वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन भी कार्यकाल के दौरान हो गया था।
इसके अलावा सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे 1978 से लेकर 1982 तक। इससे पूर्व 1969 में वो कांग्रेस प्रत्याशी थे राष्ट्रपति के चुनाव में, वो हार गए थे। डॉक्टर वीवी गिरी को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी, पहले निर्दलीय चुने जाने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरे चक्र की मतगणना से चुने जाने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी, सबसे कम मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी, 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर वीवी गिरी। तो कहने का मतलब वीवी गिरी को लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था तो उस समय वो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने उस समय इस्तीफा दे दिया, तो फिर मुख्य राष्ट्रपति का पद तो खाली रह नहीं सकता। उस समय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं थे। ज़्यादातर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत थे जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे और फिर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के आवास को राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उससे पहले इसे वाइसराय हाउस कहते थे। इसका डिज़ाइन एडविन लुटकिंस ने तैयार किया है। अब ये कुछ कार्यकाल को लेकर कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 1950 से 1962 रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद में वो देश के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके 2 कार्यकाल थे। 1950 में अंतरिम बने, 1952 में स्थायी राष्ट्रपति बने, 1952 से 57 और 57 से 62 राजेंद्र प्रसाद जी के 2 कार्यकाल रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1 कार्यकाल रहा 1962 से 1967। इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा पहले व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी 1967 से 1969। वीवी गिरी उस समय देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1969 में, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो लगभग 1 महीने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। फिर वीवी गिरी चुन लिए गए दूसरे चक्र की मतगणना में, तो 1969 से 1974 तक वीवी गिरी राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद रहे 1974 से 1977, लेकिन 1977 में उनकी पद पर मृत्यु हो गई, यानी दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो नीलम संजीव रेड्डी जिनको 1969 में वीवी गिरी के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा था, वो राष्ट्रपति बने, निर्विरोध चुने गए। कई बार आता है ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति चुने गए, तो ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये लोकसभा अध्यक्ष भी पहले रह चुके थे और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं 1977 से 82। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, जिन्होंने सबसे पहले जेपी वीटो का प्रयोग किया, सरदार थे, सिख थे। इसके अलावा आर वेंकटरमन 1987 से 1992 सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद में 1992 से लेकर 1997 डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। 4 प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। सब सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। फिर आता है डॉक्टर के.आर. नारायण, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे 1997 से लेकर 2002। फिर 2002 से 2007 मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इसके बाद में 2007 से 2012 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रहे, ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उससे पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी। उसके बाद में प्रणव दा रहे 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद में 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 से और वर्तमान तक श्री रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये हमने चर्चा की आज राष्ट्रपति के बारे में विशिष्ट तथ्यों को लेकर, उनकी न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और स्वयं विवेक शक्तियों को लेकर। अब आपका जो कल का असाइनमेंट है कि आप राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सारी शक्तियों का और कार्यों का सविस्तार वर्णन करके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।